वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हेडलाइन ब्रेक के बाद जनाब हमने आपको ज्वाइन किया। मैं चाहूँगी अगर एक बार फिर से हम जरा वीडियो प्ले कर सकें जो हमारी नई ऑडियंस ने हमें अभी ज्वाइन की है कि शादरा लाहौर का जो इलाका है वहाँ पर 8 साल बच्चे के साथ जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया और पुलिस के लिए यहाँ पे मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी तालियाँ होनी चाहिए कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो मुल्जिम है उसको हवालात की जो है ना वो हवा खाना पड़ी। ज़रा वीडियो उमर साहब अगर आप प्ले करें तो ज़रा यहाँ पर दाद देना चाहूँगी। एक तो हमारे जो नियो न्यूज़ के रिपोर्टर एम ए फरीद साहब हैं जिन्होंने ये खबर ये मुद्दा उठाया, इसके साथ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, और तीसरा मैं यहाँ पर जो है सलाम पेश करना चाहूँगी उस शख्स को, उस राहगीर को जिसने ये वीडियो बनाई और इसको अपलोड किया और एहसास अपना जो मतलब कि ना अपने अंदर जो लोगों ने एहसास जो हमारे अंदर जो मर चुका हुआ है कि कुछ भी हो रहा हो सड़कों पर हम बस गुजर जाते हैं, तो इस शख्स ने ये साबित किया कि ये इंसान दर्द दिल रखता है जिसकी हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पर बात करने की अब ये ज़रूरत है कि ऐसे वाक़यात, चूँकि पहले फरीद ने भी हमें बताया कि बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें से चंद रिपोर्ट होते हैं तो चंद रिपोर्ट नहीं होते हैं। ज़रूरी है बात करना कि ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है जो है बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। फ़हद अहमद इज़ एडवोकेट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा हम बात करेंगे इस मामले के या जिस तरह के जो मामला पेश आते हैं उनके कानूनी पहलुओं पर। फ़हद साहब, जो बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है ऐसे मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा है कानून में? सही है कि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। एक इशू 2018 में नेशन ने देखा वो तैयबा वाले केस में, और उस केस में एक एडिशनल क्वेश्चन जैसे उनकी फैमिली ने उस बच्चे को फिजिकल अब्यूज का निशाना बनाया एंड दैट वाज टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट। उनकी रिकमेंडेशंस भी आई, सजाएं भी दी गई, और उसके बाद पंजाब में एक डोमेस्टिक एक्ट नाम से एक एक्ट इनेक्टमेंट भी बनाई गई और एक बकायदा सिस्टम डेवलप किया गया है। मसला सिर्फ ये है कि हमें बेसिकली एजुकेट करने की जरूरत है। हमारी जो ज्यादा बड़ी तादाद है माशरे में वो नाखंद है, और इन बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक सेटअप नहीं है अभी तक हम इंस्टॉल कर सके सोसाइटी में जो बच्चों को इस एक्यूज से बचा सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली चूंकि गुर्बत इतनी शदीद है हमारे माशरे में, तो इन बच्चों के लिए मजबूरी है कि इन्होंने काम पे जाना ही जाना है। तो हमारे पास कोई इस तरह का सेटअप होना चाहिए स्पेशली जो इन बच्चों को रिहेबिलिटेट कर सके और इन बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमे और जो खौफ की हालत में वो आ जाते हैं इस तरह की मारपीट के बाद, उसको कंपनसेट किया जा सके। अच्छा फ़हद साहब, ऐसे वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो सकें, आम शहरी जो है जब अगर अपने सराउंडिंग्स में इस तरह के वाक़यात देखते हैं उनकी रोकथाम के लिए आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? मैडम, इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका मीडिया रोल प्ले कर सकते हैं एजुकेट करने के हवाले से, कि आप इस हवाले से इसकी जो प्रोविजन लॉ की जो प्रोविजन हैं अब्यूज के ऊपर उसे हाईलाइट किया जाए और अवाम को बेसिकली एजुकेट किया जाए कि जी खुदारा ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ व्याप्ति आपके स्टेज पे इतनी शदीद मारपीट करेंगे और फिर उस पर देखिए आप हमारे कौम की जो पर मेरी कह सकते हैं आप लेवल की है कि एक बंदा उसे मार रहा है, दूसरा बंदा उसकी वीडियो बना रहा है, बजाय इससे कि उस बंदे को रोके, वो आप कह सकते हैं नरगसियत का शदीद आलम हमारे यहाँ ये प्रिवेल कर गया जिसमें इस चीज को हम एज ए क्राइम तो चले छोड़े, एज ए क्राइम कंसिडर ही नहीं करते। तो बेसिकली तो एजुकेशन ही इसका एक सद्देबाब है, स्ट्रिक्ट सजाएं इसके ऊपर जो होनी चाहिए इस बंदे के खिलाफ जिसने ये मारपीट की उसे सजा मिलनी चाहिए और दैट पनिशमेंट शुड बी विजिबल टू ऑल। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, कानूनी पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। अच्छा, मुझे अब बेटा फैजान बताओ, अब आप के अब्बा ने आपको बोला भी कि वो आपको स्कूल भेजेंगे, आप स्कूल जाओगे और अपनी तालीम भी मुकम्मल करोगे, तो क्या बनोगे बड़े होकर? जल्दी से बता दो मुझे। फौजी बनूंगा बड़े होकर, मुल्क को रहम करूंगा। मुल्क की हिफाजत करोगे, फौजी बनोगे बड़े होकर। अच्छा मेरे पास आओ, ज़रा इधर आओ, मैं आपको बताऊं कि आप हमारे पास आए हो और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं बेटा आपके लिए। ये तार आप पकड़ लो बेशक, ये दूसरा दिखाएं मुझे ज़रा, ये पकड़ाइएगा। अच्छा, नियो टीवी की तरफ से भाई छोटे से कुछ तोहफ़े हैं वो हम आपको दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं जो ये आपके साथ जाएंगे, ठीक है, और ये घर जाके आपने खोलने हैं, ये आपने लेने हैं। ये लो बेटा,
ठीक है, और दिल लगा कर पढ़ाई करनी है। Thank you, स्कूल जाना है, स्कूल से बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी है, पढ़ाई दिल लगा के करनी है, फौजी बनना है और उसके बाद क्या करना है, इस मुल्क की हिफाजत करनी है। जनाब, इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो आसपास के जो बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि थोड़े से जो महरूम हैं, उनको प्यार दीजिए, जितना वो प्यार हमसे समेट सकते हैं। मैं समझती हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई आप चाइल्ड लेबर या वायलेंस के हवाले से कोई वाक़यात देखें तो उसको बर वक्त रिपोर्ट करें, ताकि कोई बच्चा जो है वो जुल्म और सितम का निशाना ना बने। ब्रेक के बाद जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुशामदीद। और मर्द हो ख़वातीन हो, एज जैसे जैसे इंसान की बढ़ती जाती है, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो उस तरह से नहीं रहती है। लेकिन अभी आई एम रियली ग्लैड कि अभी इतनी तरह की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं। आप किसी भी अगर एरिया की बात करें, किसी भी आप बात करें, तो आपको पता है कि स्किन के केयर के हवाले से भी इतनी तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, बालों के हवाले से इतनी तरह की ट्रीटमेंट्स हैं। ख़वातीन की जो बॉडी जो यूजुअली जब चेंज होती है, और डेफिनेटली होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, लड़कियों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब वो एक नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। और ये सारी ख़वातीन, सारी माओं का बड़ा ज़्यादा कंसर्न होता है, बड़ा डीप कंसर्न होता है। और कुछ ख़वातीन अपनी बॉडी को लेकर आपको पता है कि वो डिप्रेशन में भी जाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक तो प्रेगनेंसी का एक जो ये मरहला होता है, या जो ये पूरा एक प्रोसीजर या प्रोसेस होता है, उसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आफ्टर बर्थ ख़वातीन की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ख़वातीन उसको लेकर बहुत कंसर्न भी होती हैं। और एक जब ख़वातीन मेनोपॉज की जाने बढ़ रही होती हैं, और जब अपनी एक एज में जा रही होती है, लेट एज में जा रही होती हैं, आफ्टर 40-50 में जा रही होती हैं, तब भी उनकी बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। अब जनाब, जो हमारी तरह हमारी जो फील्ड है उसमें बहुत सारे ऐसे लाइक कैपेबल जो है डॉक्टर्स हैं जो कि इसके इन सारे ख़वातीन के कंसर्न्स को ख़त्म करने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एस्थेटिक गायनोकोलॉजी के हवाले से भी जनाब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज हम उन सारी ख़वातीन के सवालों के जवाब जानेंगे जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देती है। डॉक्टर उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू होंगी आज के इस खास सेगमेंट में। जनाब वेलकम टू द शो, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैम, पहले बताएगा कि जो एस्थेटिक गायनोकोलॉजी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है या तो इसके हवाले से जो टैबूज हैं, मैं चाहूँगी उस पर आप थोड़ी सी बात करें। इसके बारे में बस आपको मैं ये करूँगी कि बेसिकली चूँकि मैं गायनोकोलॉजिस्ट थी और मेरा थ्रू आउट जो है एक कॉन्टैक्ट रहा है फीमेल्स के साथ, तो मैंने ये नोट किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एड्रेस नहीं करते। मतलब औरतें जो हैं वो जब एक बच्ची होती है, फिर उसके बाद उसकी शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, फिर वो एज करती है, तो वो अपनी जो ब्यूटी है या अपनी जो एस्थेटिक कंसर्न है उसको इग्नोर करती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं क्यों ना इसको कंबाइन करूं, गायनी एंड एस्थेटिक्स को, और मैं इनके जो ये कंसर्न्स हैं उनको एक ही जगह पे आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो औरतों को, क्योंकि वो ओपन अप नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि बाहर के माशरे में तो ये है कि वो अपनी हर किस्म की प्रॉब्लम जो वो अपनी बॉडी में चेंज फील करती हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर उनको एजिंग के साइंस नज़र आते हैं, उसको ओपनली डिस्कस करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि इसको समझा ही नहीं जाता, इसको होता है कि नॉर्मल प्रोसीजर है और कुछ ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती है, बच्चा हो गया, शादी हो गया, शादी हो रही है, ये नॉर्मल चेंज है, इसको आप ठीक ही नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है ठीक करने की, which is very wrong, which is wrong, क्योंकि इसमें ये है कि she is an individual, उसको एक अपनी ब्यूटी, अपनी एस्थेटिक्स उसको चाहिए। और इसीलिए आप जो बात करी थी कि वो जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें डेवलप हो जाती हैं अपनी ही बॉडी को लेके, अपनी स्किन को लेके, उसमें सिर्फ आपका फेस नहीं है, उसमें आपके बॉडी पार्ट्स और भी हैं। तो उसको करने के लिए ये जो है मतलब एक फील्ड निकली जिसको हम एस्थेटिक गायनेकोलॉजी कहते हैं। और वैसे में तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी अभी काम हो रहा है। पहले इसमें था ना कि सर्जिकल प्रोसीजर्स थे, ये अब ये है कि इसमें नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इसमें कोई आपको सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती और इसमें अगर आपको 40-50% भी किसी चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है तो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के जो सबसे कॉमन या जो मेजर कंसर्न्स की मैं अगर आपसे बात करूं कि वो यूजुअली ख़वातीन को कौन से कंसर्न है अपनी बॉडी के हवाले से जो उनको फेयर्स होते हैं, तो वो उसमें सर फहरिस्त कौन कौन से फेयर हैं?
उसमें सबसे जो मैंने देखा है यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चियों में है वो है अनवांटेड जो बॉडी हेयर होते हैं, और उसमें स्पेशली जो यंग बच्चियाँ हैं, क्योंकि उसमें जब आपका हार्मोनल चेंज आ रहा होता है और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे PCOS हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन, और मतलब वो हर एक को पता है कि व्हाट इज उसमें आपको, और ये तो बहुत यंग बच्चियों में भी होता है, एज के साथ भी इसमें डेवलप होता है। उसमें आपका ये होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है ना, वो जिस तरह मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी के अंदर, उसमें थिक कोर्स हेयर आ जाते हैं, चेहरों पे बाल का आ जाना, मर्दों की तरह जो गाढ़े मोटे बाल हैं वो चेहरों पर आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट चीज़ें निकली, लेज़र ट्रीटमेंट्स निकले हैं जो कि मतलब इसके लॉन्ग लास्टिंग जिसके रिजल्ट्स हैं। क्योंकि आप जब जाती हैं वैक्सिंग कराएं और ये कराएं तो उसमें आपका एक तो पैसा भी बहुत लगता है और उसके अंदर आपको इतना रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। एक्नी बहुत कॉमन है, जो प्यूबर्टी एक्नी है, क्योंकि उसमें भी आपका हार्मोनल चेंज आ रहा होता है, आपकी बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, आपके चेहरे पे जो है, चेहरे पे ही नहीं बॉडी पे, बैक पे, नेक पे आपके एक्नी बहुत निकल आती है, जिसकी वजह से वो बाद में स्कार्स छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं जो अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ रही हैं। फिर उसके अलावा जब आप मैरिड लाइफ में जाते हैं तो आपकी जब प्रेगनेंसी होती है, आपका वेट गेन होता है, तो आपकी जो पेट पे, थाइस पे आपके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। अच्छा, हमने स्ट्रेच मार्क्स के बारे में डॉक्टर साहब हमेशा सुना है कि स्ट्रेच मार्क्स कैन नेवर फेड अवे, ये तो कभी नहीं जाते, इज इट ट्रू? इसमें ये है कि देखिए, जब पहले आप क्रीम्स वगैरह लगाते थे तो उसमें ज़ाहिर है वो एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है, आप लगाते जाएं क्रीम्स, फिर कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें लगेगा। लेकिन अब जो ट्रीटमेंट लेटेस्ट आई हैं जिसमें लेज़र्स वगैरह हैं, उसमें ये है कि अगर आपको 50 से 60% भी फ़र्क पड़ता है तो उसमें काफ़ी आपकी अपीयरेंस जो है ना वो बेहतर हो जाती है। और वो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्ट्रेच मार्क्स को जो है भगाने का डॉक्टर साहब क्या प्रोसीजर है, ये जो है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है? हाँ, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये एक्चुअली बट वन हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई हो, फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें। नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। मतलब आप पहले भी ले सकते हैं। आप पहले भी ले सकते हैं। आप जाहिर है अगर एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में आपको 4 साल का गैप है तो आप 4 साल वो स्ट्रेच मार्क्स के साथ तो गुजारा नहीं करेंगे ना, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स और स्ट्राया बनते इस तरह है कि आपका कोलेजन ब्रेक डाउन होता है। तो जो हमारी लेटेस्ट अब ये इक्विपमेंट्स हैं या उसमें जब आपको कोलेजन बिल्डअप करेगा और आपके इलास्टिक फाइबर्स और उसको जब नया वो रिजुविनेट करेगा तो उसमें बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जितना आपके जैसे डार्क मार्क्स होंगे वो आपके कितने लाइट हो जाते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये एक मेन जो कॉमन है, जो एक्नी खवातीन को हो जाती है और काफ़ी कुछ अक्सर हार्मोन्स चेंज की वजह से भी खवातीन में, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके हवाले से बताइएगा। हाँ, ये उसके निशान जो हैं वो स्कार्स रह जाते हैं। और एक्नी जो है ये मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपको कुछ साल रहेगी, कई लोगों को बहुत साल तक एक्नी चलती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो हार्मोन प्रोडक्शन इस तरह होती है कि यू प्रोड्यूस मोर ऑयल ऑन द फेस। जितना ऑयली स्किन होगी आपकी उतने ज़्यादा आपको एक्नी जो है वो बनेंगे। और जब एक्नी, उसके बाद जब एक्नी तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो वो स्कार्स छोड़ते हैं ना वो कई दफ़ा इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं कि वो जैसे पिटिंग सी आपके फेस पे आ जाती है। तो उसमें भी ये होता है कि जब आप इनको, उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र्स कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं आप, और साथ उसके अलावा साथ आप क्रीम्स दे सकते हैं। फिर साथ आप मेडिकल ट्रीटमेंट में हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो आप इन सब ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, जिन खवातीन का जो है अनयूजुअल वेट गेन भी अक्सर हो जाता है और वो वेट लॉस की तरफ नहीं जा रही होती, ये भी यूजुअली क्या हार्मोन्स चेंजेस ये होता है, हार्मोन चेंजेस में आता है। इसमें जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज यंग गर्ल्स में, उसमें ओबेसिटी जो है, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से हो, ओबेसिटी की वजह से भी आपको, तो इसको भी ट्रीट इसमें किया जाता है। इसको आप मतलब उसमें आप डाइट प्लान्स देते हैं, उसमें आप हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो वो इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें आप गायनी भी है, मेडिसिन भी है, स्किन भी है, आप सब कुछ कंबाइन करके आप ठीक है। डॉक्टर, बस जो इसमें सर्जरीज हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स भी इसमें हैं या लेजर ट्रीटमेंट्स, लेजर सारी जो है वो एक्ने के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स भी हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, और उसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं? सेशंस होते हैं, इसमें आप उसमें सेशन वाइज करते हैं और फिर आपको मतलब उसमें ये है कि काफ़ी लॉन्ग स्पैन के लिए आपको फ़र्क पड़ जाता है। फिर जो फ्रेश एक्ने निकलते हैं उसको करने के लिए फिर वी कैन स्टार्ट मेडिकल ट्रीटमेंट।
अनवांटेड हेयर रिमूवल के उसके साथ साथ और जो खवातीन ज़्यादा कंसर्न जिस पर दिखाई देती हैं, एजिंग के साथ जैसे मीनोपॉज है, जब औरतें एज करती हैं तो नेचुरली मीनोपॉज में आपके सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, वो नीचे मतलब एक बिलो नॉर्मल आ जाते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, स्किन में चेंजेस आती हैं, उसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें रिंकलिंग हो जाती है, सैग कर जाती है। उसके अलावा आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, जिसको यहाँ की लेडीज़ आमतौर पर डिस्कस नहीं करती हैं। तो उसके लिए पहले तो जाहिर है आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स चलती थी, जो इनकॉन्टिनेंस की खास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, सर्जरी की जाती थी। अब उसमें ये है कि और टेक्निक्स आ गई हैं, उसमें लेजर्स भी हैं, उसमें हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट्स भी हैं, जो आपकी जो ये वेजाइनल लैक्सिटी है इसको कंट्रोल करता है और आपकी ये जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर साहब, जो खवातीन की जो स्किन लूज कर जाती है उस हवाले से भी लेजर ट्रीटमेंट ही होती है? जो स्किन आपकी, हाँ जी, जो सैग करती है स्किन, जैसे अगर आपकी फेस की स्किन है तो उसके लिए अब आपके लिए नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट भी हैं, बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। उसमें एक मतलब यहाँ बहुत चल रहा है हाइफो ट्रीटमेंट, जिसको हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो और इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर इसमें मतलब फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जिससे आपके ये जो पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, सारा पेनफुल प्रोसीजर, मतलब थोड़ी बहुत तो होती है पेन, लेकिन वो आप उसमें करते हैं तो उसमें आपका जो फेस लिफ्ट है वो मतलब अच्छी शेप आपकी कॉन्टोरिंग हो जाती है। उसके अलावा फिर आप फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जिसको आप कंबाइन करते हैं। फिर इसमें कोलेजन रिजुविनेशन वाले प्रोसीजर्स भी हैं लेज़र के साथ, जिसमें आप कोलेजन रिजुविनेट करेंगे तो आपकी जो स्किन में फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो आ जाते हैं। डॉक्टर उस्मा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। और वो सारी खवातीन जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो देती हैं, और बॉडी शेमिंग की बड़ी बुरी आदत है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से इसको ख़त्म होना चाहिए। और अब तो जनाब इस तरह की, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि जनाब प्रोसीजर्स मौजूद हैं जिससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से आप उसको बहाल कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है इस हवाले से पाकिस्तान में। जनाब एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी माओं का क्या कंसर्न है। कंसर्न ये है कि भाई बच्चों का कद नहीं बढ़ पा रहा, इधर लटक जाओ जरा, बच्चे बेचारे बंदर बन के रह जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आए और बच्चों की डाइट, ग़िज़ा और कद ना बढ़ने के हवाले से कंसर्न पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में कहते हैं आपको बहुत ही खुशामदीद। और जैसा कि ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि पेरेंट्स और ख़ास कर जो माएँ होती हैं वो बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ को लेके, उसकी हर एज को लेके, हर जो उसका बच्चे का जब वो ग्रो कर रहा होता है उसके टाइम को लेके बड़ी कंसर्न होती है कि मेरा बच्चा क्या ठीक खा रहा है, क्या ठीक से नशोनुमा कर पा रहा है, हर चीज़ क्या इसकी ठीक परफेक्ट जा रही है। मैं रिसेंटली अपनी फैमिलीज़ में और फैमिली फ्रेंड्स के बाहर मैंने अपनी कुछ ख़वातीन माओं से जब मेरी मुलाकात हुई, और उनकी बेटा बेटी बिल्कुल अच्छी हाइट में थे अपनी एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन माँ का कंसर्न था कि भाई मेरी तो बेटी की हाइट बिल्कुल रुक गई है और हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो मुझे लगा कि माओं का ये जो कंसर्न है ना वो यूजुअली इस तरह से रहता ही है। फिर अच्छा जी, हाइट नहीं बढ़ पा रही है, आपको ऐसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं जी? मैंने सोचा है कि इसको जो है ना वो प्ले ग्राउंड भेजा जाए, वहाँ पे जो है जी लटकाया जाए। और ये इतनी पुरानी मेथ है, मुझे याद है कि मेरे बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता है, पेरेंट्स अगर उनको लटकाने की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करवाएं तो वो लंबे हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कितनी जो साइंस है या जो रिसर्चेस हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद, ही इज अ कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, खुशामदीद कहते हैं। बच्चों का सर कद ना बढ़ने की जो वजूहात हैं वो क्या है जी? देखिए, बच्चों का कद ना बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे का कद नॉर्मल है या नहीं है, क्या वाकई वो छोटा है। अब जो पेरेंट्स के जो कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के, जी मेरा बच्चा उस बच्चे से छोटा है, मेरी बहन का बच्चा जो है उसका कद बड़ा है, मेरे भाई के बच्चे का कद बड़ा है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का कद क्यों छोटा है? पहली बात ये है कि हमने ये देखना है कि इसका कद छोटा है भी या नहीं है, ठीक है? तो अब 90% केसेस के उसका कद छोटा नहीं होता और वो माँ उसको उस तरह ले रही होती है। तो बच्चे का कद के लिए हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल्स होते हैं और वो बड़े इजीली अवेलेबल हैं, लोग नेट्स भी देख सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि आपका बच्चा जो है उसका एज के अकॉर्डिंगली कद उतना है या नहीं है, क्या उस रेंज में फॉल कर रहा है, जिसको हम ग्रोथ चार्ट्स कहते हैं। अगर तो ग्रोथ चार्ट के अंदर वो फॉल कर रहा है तो हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर उस ग्रोथ चार्ट से नीचे आ रहा है, बाहर आ रहा है और फिर हम देखते हैं कद छोटा है, फिर उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वो वजूहत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं, वो वजूहत ग्रोथ की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं, वो वजूहत कुछ जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह से भी हो सकती हैं। तो वो बहुत मल्टीपल है और खुदा न ख्वास्ता किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती हैं जिसके अंदर कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज हैं, जिसके अंदर कुछ और इस बात का तयन कैसे किया जाएगा घर में पेरेंट्स के बच्चा किसी डेफिशिएंसी का शिकार है? देखिए, अगर एक बच्चा आपका एक्टिव है और आप देखते हैं कि उसका हाइट नॉर्मली बढ़ रही है, जो हाइट का बढ़ना है वो 1 ईयर से 11 ईयर्स के बीच के अंदर जो हम देखते हैं नॉर्मल कितनी हाइट बढ़नी चाहिए मिनिमम, वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर है या 2.5 सेंटीमीटर एवरी 6 मंथ है, जिससे हम ग्रोथ वेलोसिटी कहते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो फिर तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा कद आहिस्ता आहिस्ता गेन करें, लेकिन जब उनकी प्यूबर्टी आएगी, जब बुलुगत आएगी तो अपना कद एकदम अचीव कर लेते हैं। इसमें उनकी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि अगर उनके पेरेंट्स, मदर या फादर ने भी ऐसे अचीव किया था तो ये बच्चा भी अल्टीमेटली अचीव कर लेगा। तो हमें बच्चों को ग्रोथ, कुछ बच्चे जब जिनकी एज रुक जाती है एक सर्टेन एज हाइट रुक जाती है एक सर्टेन एज पे आके, तो ये वही वाला सिलसिला है कि वो हो सकता है कि ये स्लोली ग्रेजुअली अपनी जो है हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है अगर पेरेंट्स की हाइट भी अच्छी है और बच्चे की ग़िज़ा भी ठीक है? जी बिल्कुल ऐसी है। इसको हम कंस्टिट्यूशनल डिले इन हाइट एंड प्यूबर्टी कहते हैं। परेशानी की बात है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं परेशानी की बात। मैंने वही अर्ज किया कि अगर बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी ठीक है, पेरेंट्स खुद चेक कर सकते हैं, वो मेजरिंग टेप से बच्चे की हाइट ले लें। अगर वो 2.5 सेंटीमीटर पर 6 मंथ या 5 सेंटीमीटर पर ईयर से आगे जा रही है तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जो हैं वो कितनी एज तक अपनी हाइट बढ़ाते रहते हैं? बच्चों की जो बेसिकली हाइट है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। 18 ईयर्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती? हाँ जी, नहीं बढ़ती। ठीक है। अच्छा, ये जो अक्सर हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है कि 18 साल से पहले या 21 साल से पहले जो है वो हाइट बढ़ रही होती है बच्चों की, तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लो हाइट भी, क्या सारी रियल है या ऑल आर मिथ्स? देखिए, मेडिसिन की ज़रूरत उन बच्चों को होती है जिनके अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसीज हों। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, लेकिन वो बच्चे बहुत थोड़े होते हैं। अच्छा। और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी को असर्टन करना भी एक टेस्ट की बेस पे नहीं होता, उसके लिए एक प्रोसीजर है, बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। वो टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, वो सिंपल टेस्ट नहीं है। कि इसके सिम्टम्स क्या हैं इसके ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के? वो बच्चे शुरू से बहुत छोटे होते हैं, उनका कद सिग्निफिकेंटली कम होता है। अच्छा। और वो आपको दूर से लग जाता है, जैसे हम कहते हैं कि बोने बच्चे हैं, सॉर्ट ऑफ दैट। तो वो बच्चे बहुत थोड़े होते हैं और उन्हीं के अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट का फायदा होता है। हर बच्चे में हम ग्रोथ हार्मोन नहीं दे सकते। हो सकता है कि हम किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ना हो, उससे हम ग्रोथ हार्मोन दे दें, उसका कद एकदम बढ़ जाए, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट फाइनल हाइट होगी वो बल्कि कम हो जाएगी 1-2 इंचेस, अगर हम उस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन देते हैं जिसको जरूरत ही नहीं है, जिसकी डेफिशिएंसी नहीं है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ $1 मिलियन क्वेश्चन, जो बचपन से और बहुत सारे आई एम श्योर के जो पेरेंट्स आपसे भी कंसर्न रखते होंगे और बहुत सारे लोगों ने ये आजमाया भी होगा अपने बच्चों के साथ कि बच्चों को जो ये लटका देते हैं और बंदर बना देते हैं कि भाई लटकेंगे, और ये बड़ी एक कॉमन मिथ है, एक बड़ी कॉमन बात है। इसमें डॉक्टर साहब कितनी सच्चाई है कि लटकने से या ये वाली एक्सरसाइज करने से बच्चे की हाइट बढ़ जाती है? जी बिल्कुल जी, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे जाया करो मतलब पार्क में जाकर थोड़ा सा हैंग किया करो अपने आप को आधा घंटा। देखिए, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लटकने से बंदर की हाइट बहुत ज्यादा होती है। लटकने से हाइट बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हाइट जो बढ़ाने की चीजें हैं वो 2-3 चीजें हैं। एक हाइट बढ़नी है फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल बच्चे की न्यूट्रिशन का है। अगर हम बच्चे को मदर फीड करवाते हैं, बच्चे की वीनिंग जो है, जो सॉलिड फूड है, फीडिंग अब हम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और बच्चे को अच्छी डाइट देते हैं जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसके अंदर हम देखें कि हम उसकी जो प्रोपोर्शन है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, वो सही रखते हैं, तो वो फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर अच्छी हाइट अचीव कर लेगा। उसके बाद 3 ईयर से लेके 11 ईयर्स तक ग्रोथ हार्मोन ने काम करना है, और ग्रोथ हार्मोन उन बच्चों में ज़्यादा स्क्रीन होती है जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं। तो बच्चे की जो मिनिमम स्लीप के आवर्स हैं वो 8-9 आवर्स होने चाहिए। आजकल तो बहुत कम हो गए बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। बच्चे बेचारे जो है वो लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि वो उनको प्रॉपर स्लीप टाइम दें, उनको 8 to 9 आवर्स उनकी स्लीप होनी चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगी तो उनका हाइट ज़्यादा बढ़ेगा। और देन फिर प्यूबर्टी है, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है। अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चे की भी लंबी होगी। ठीक। तो डॉक्टर, जिस तरह से आपने बोला कि जो न्यूट्रिशन जो है वो डिफिशिएंसीज बच्चों में नहीं होनी चाहिए और वो भी बच्चों की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि अच्छी ग़िज़ा फिर बच्चों के लिए क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का पोषण होना ज़रूरी है? देखिए, अच्छी ग़िज़ा बच्चों के लिए हम बात करते हैं बैलेंस डाइट है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 55% होनी चाहिए, 30% आपकी फैट्स होनी चाहिए और 15% आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जनरल पब्लिक के लिए, तो उनके लिए बेहतर ये है कि बच्चे को फैमिली डाइट दें। उनके लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है, वो 3 दफ़ा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट उनका होना चाहिए, उनका लंच होना चाहिए, उनका डिनर होना चाहिए, और उसके अंदर एडुकेट अमाउंट ऑफ
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब ये नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ गोश्त ही खिलाते नहीं, तो हमने वेजिटेबल्स भी देनी है, उसको फ्रूट भी देनी है, हमने उसको प्लेंटी या वाटर भी देना है उसको। और जो ये हैबिट है कि बच्चे ने उठना है 11 बजे 12 बजे और उसने ब्रेकफास्ट करना 12 बजे, ये ठीक बात नहीं है, इसके बहुत नुकसान है। इवन बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी, बच्चों की ब्रेन के ऊपर भी, और बच्चों की इवन जो स्कूल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बड़े बुरे असर आते हैं। तो ब्रेकफास्ट बच्चे ने ज़रूर करना है, लंच उसने ज़रूर करना है, और उसने जो है वो डिनर ज़रूर करना है। कोई नहीं है कि बच्चा को आप जी ये सप्लीमेंट दे दें, डिफरेंट सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है कि इस सप्लीमेंट से हाइट बढ़ेगी, इस सप्लीमेंट से ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सप्लीमेंट्स के साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन्स भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स या जो दूध हैं ये वाला लेंगे, फलाना लेंगे, इससे बच्चे की हाइट बहुत अच्छी होगी। बहुत सारी माजून या तेब या हर्बल चीज़ें बच्चों को भी खिलाई जाती हैं। सो सबको इनकार है? बिल्कुल सबको इनकार है। सबसे अच्छी फीड बच्चे के लिए मदर फीड है, और हर माँ को मदर फीड करवानी चाहिए बच्चे को। उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। देखिए जो बच्चे डेफिशिएंट हैं, जिनको विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, ऑब्वियसली अगर विटामिन डेफिशिएंसी होंगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, हमें उनको विटामिन देनी है। लेकिन जो बच्चा अदरवाइज नॉर्मल डाइट ले रहा है उसे ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। और जो सप्लीमेंट्स हैं, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं जो बच्चे की हाइट बढ़ा सके, अभी तक तो कोई अवेलेबल नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ये सब चीज़ें आपकी, जैसे मैं एक बात कह दूं या आप कह दें, जिसको आप कह लें कि जी मुंह की बात है, और कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इस सप्लीमेंट से या इस खुराक से जो है वो जो मतलब आर्टिफिशियल डाइट से इनसे कद बढ़ता है। जो जस्ट उनका बिजनेस है, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपनी चीज़ें सेल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बात की कि जो बच्चे डेफिशिएंट हैं और यूजली जो है वो पेरेंट्स इस बात का टाइम पे तयन भी नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजूहात जो है वो क्या यूजली होती हैं? देखिए उसमें पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा इस चीज़ पे स्ट्रेस करूंगा कि हमारे पेरेंट्स के पास क्या है, वो क्या कर सकते हैं। वो बच्चे को फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर न्यूट्रिशन अच्छी दे सकती हैं। अगर वो फर्स्ट 3 ईयर में अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ये 3 साल का टाइम उस बच्चे की लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, ये 3 साल वापस नहीं आएंगे। और जो वो हाइट कोई 5-6 सेंटीमीटर अपनी अच्छी डाइट से अचीव करा सकते थे, वो वक्त गुजर जाएगा। और हमारे क्या यहाँ पे चीज़ है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदा बाद में होता है, फीडर उसका पहले से तैयार होता है, ठीक है। अब फीडर बच्चे को दे दिया, जब आपने बच्चे को फीडर दे दिया तो आप सपोज कर लें कि उस बच्चे को रिकरेंट डायरियाज होंगे, उस बच्चे को रिकरेंट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे। तो अब एक बच्चा जिस बेचारे को पहले साल में 7-8 एपिसोड डायरिया के हो गए, जिसको रेस्पिरेटरी हो गई, उसका कद क्या बढ़ना है? वो तो उसका तो कद आप समझे कि 1-1.5 इंच तो उसने वहीं से बेचारे का लैग हो गया। डॉक्टर साहब, जो बच्चे नहीं खाते, अक्सर बच्चे खाना नहीं खाते, 3, 4, 5 साल की उम्र तक माओ को उस पर बहुत परेशान किए रखे होते हैं, उसके लिए जो है वो बच्चों को अच्छा हेल्दी फूड दिया जाए या खाना खिलाने की हैबिट डेवलप की जाए, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगी कि वो कैसे जो है वो पेरेंट्स या माएँ कर सकती हैं? देखिए ऐसे नहीं होता, जो बेसिकली यूजुअली अक्सर कुछ सिरप्स भी ऐसे अवेलेबल हैं बच्चों के भूख लगने के या खाना खाने के, फिर माएँ परेशान होकर या उस कंसर्न में आके वो भी अपने बच्चों को देती हैं। जी ठीक है। देखिए बात ये है कि जो ये नहीं हो सकता बच्चा खाए ना, ठीक है। इंसान के अंदर एक हंगर का रिफ्लेक्स होता है, वो हर इंसान में होता है, पागल से पागल इंसान में भी होता है। जो पागल होता है वो भी खाना जरूर खाता है। होता ये बेसिकली कि बच्चा दूध पे लगा हुआ है। अब एक बच्चे का वेट है 10 kg, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 कैलोरीज है, 100 कैलोरीज पर kg। अब माँ ने उसको 1.5 लीटर दूध पिला दिया बच्चे को। अब वो उस दूध पीने के बाद कहाँ से खाएगा? बिकॉज उसका पेट तो फुल हो गया, उसकी स्ट्रेटी पूरी होगी, उसकी कैलोरीज पूरी होगी, वो नहीं खाएगा। अब माँ कहती है मैं इसको ये चीज़ देती हूँ, खाता नहीं है। बेसिकली जब माँ बच्चे को वीनिंग पे लेके आती है, इसको स्विच करती है लिक्विड से सॉलिड के ऊपर, थोड़ा सा टफ टाइम होता है। बच्चे यूज टू होते हैं टेस्ट के, मिल्क के या जो भी वो ले रहे होते हैं। अब उनको उस टेस्ट से दूसरे टेस्ट पे शिफ्ट करने में टाइम लगता है। बच्चा वॉमिट कर रहा है, बच्चा थ्रोट कर रहा है, माँ बड़ी जल्दी अपने नर्व्स छोड़ देती है, हिम्मत हार देती है। डॉक्टर साहब मैंने 3 दफ़ा दिया, वो उसने वॉमिट कर दी, नानी ने शोर मचा दिया, दादी ने शोर मचा दिया, अब तुम बच्चे ने उल्टी करवा दी है, क्या हो गया बच्चे को? बच्चा गया, तुम्हारा बच्चा हाथ से गया। तो ऐसे नहीं है। अगर बच्चा वॉमिट भी करता है तो आपने सॉलिड देना है उसको, दोबारा देना है। तो आप उसको 15-20 दफा देंगे तो अल्टीमेटली बच्चा ले लेगा। तो ये नहीं होता कि इंसान को भूख ना लगे। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि 2, 2.5, 3 साल का बच्चा भी यूजुअली फीडर पर या दूध पर ही रहता है, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी, आपको पता है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारे प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जो बच्चे कॉलिक भी पैदा होते हैं और जो दूध पर ही होते हैं और जो वाकई माएँ मेहनत नहीं कर पाती, उनके बच्चों को फिर ये सारी डेफिशिएंसी का भी यकीनी तौर पर सामना करना पड़ता है। जो बच्चा मिल्क पे रहेगा उससे कॉन्स्टिपेशन भी होगी, उससे विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होगी, उससे और बड़ा कुछ होगा। बिकॉज जो मिल्क है वो 6 मंथ के लिए सफिशिएंट है, उसके बाद आपको उसको सप्लीमेंट करना है दूसरी फीड के साथ। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और बच्चे की हाइट के लिए आप समझते हैं कि जो कारआमद है या जो अच्छी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है?
देखिए एक्सरसाइज वैसे हेल्थ के लिए अच्छी है, ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, एक्सरसाइज के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके सारे मसल्स वगैरह रिलैक्स होते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन एज लॉन्ग एज हाइट की बात करते हैं तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो ये साबित करती है लिटरेचर के अंदर कि उससे हाइट बढ़ता है। आजकल कुछ लोग जंपिंग के बारे में बात हो रही है और जंपिंग का कुछ एविडेंस आ रहा है कि जो बच्चे जंप ज़्यादा करते हैं उनकी थोड़ी सी हाइट में डिफरेंस आता है, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल इसके ऊपर और रिसर्च होनी बाकी है जिसकी बेस के ऊपर हम इसको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकें कि जंपिंग जो है वो उससे हाइट बढ़ती है। और डॉक्टर साहब, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अगर जंपिंग करें और रिसर्च में सामने आई है तहकीक, उसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चों का जिक्र किया गया जिसके लिए कारआमद है? ये 3 to 10 ईयर्स के 3 to 10 ईयर्स के लिए। हाँ जी, ठीक है। और डॉक्टर साहब, जब बच्चों की हाइट ना बढ़ रही हो या जो आपने बताया कि जो डेफिशिएंट होते हैं, पेरेंट्स को कब ये तय करना है कि अब वी नीड अ डॉक्टर या अब हमें डॉक्टर को विजिट करना है? देखिए, अगर तो एक बच्चा आप देखते हैं कि बाकी बच्चों के बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत छोटा है, ऑब्वियसली मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो देखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रही, एक बच्चा सपोज कि अभी हमने उसकी हाइट की है 1 ईयर पे तो उसकी 75 आती है, तो आप देखते हैं 2 ईयर्स पे भी 75 या 76 हर बच्चे की मुख्तलिफ है, ये हमें समझना है। ये जो हम कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं इन आवर फैमिलीज और इन आवर फैमिली फ्रेंड्स और सब में कि ये बच्चा इस क्लास में है तो सारे एक ही हाइट के होंगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिकॉज मैंने जैसे देखा अगर किसी का बाप लंबा है 6 फुट का है और दूसरे का बाप 5.5 फुट का, दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपने उनसे कंपेयर नहीं करना, आपने ये देखना है कि आपका बच्चा जो है, और आपने एक रीडिंग पे नहीं जाना, आपने उसको फॉलो करना है। आपने देखना है कि 3 मंथली या 6 मंथली आपका बच्चा कितना बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ट्रांसमिशन के लिए। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल होगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।